नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पॉइंट में। दोस्तों मैंने पहली जो प्राथमिकता मैंने दी अपने लाइटिंग में सुधार करने के लिए, जो सफलता मुझे हाथ नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको दरकिनार करते हुए अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला कार्य है उस पर मैंने ध्यान दिया। बात यह है दोस्तों कि आज 1 फरवरी था 2024 साल, तो सबको पता है। हुआ क्या कि आज भारत सरकार द्वारा इंटरिम बजट को पेश किया गया लोकसभा में। अंतरिम बजट क्या होता है? देखिए, जब भारत की जो सरकार होती है अपने 5 साल पूरा करने के बाद, जब उस साल जो पाँचवा साल होता है जिसमें वो चुनाव के साल में जाती है, नहीं जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो चुनाव के बीच जो समय बचता है उसको संक्रमण काल कहते हैं। उसके लिए जो बजट पेश होता है उसको इंटरिम बजट कहते हैं या अंतरिम बजट कहते हैं। इसको सिंपल में समझिए कि एक टेम्पोररी बजट होता है। इसके बाद जो सरकार चुन के आएगी वो एक एनुअल बजट बनाती है। ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी बजट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग दरकिनार कर देंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्चुअली जब भी आप डिजिटल मीडिया की तरफ अपना नज़र दौड़ाइएगा तो बजट के बारे में जो चीज़ें बातें होती हैं वह समझ से बहुत परे होती हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, दूसरे का पता नहीं। अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरह से, तो आप गलत व्यक्ति को सुन रहे हैं या गलत जगह पर बैठे हुए हैं। बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो सोर्स लिए हैं आपको बताने के लिए वो किसी माध्यम से ही लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने छठी बार बजट पेश किया। अब इससे किस्सा यह है कि जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी वित्त मंत्री रहते हुए 6 बार बजट पेश किया था। ठीक है, तो ये दूसरी मंत्री बन चुके हैं। आपको मोरारजी देसाई के बारे में एक और बात बता दें कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ही, लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में थे तो खुद वो मुख्यमंत्री रहे थे बम्बई की। और मुंबई में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। प्रथम जब लोकसभा चुनाव भारत में हुआ था तो उस समय वो चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे। इसके बारे में हमने बहुत ही डीपली से बात किया है। हमारे भारत का प्रथम आम चुनाव कैसे हुआ था, रामचंद्र गुहा की फेमस किताब इंडिया आफ्टर गांधी से हमने वो स्रोत लिए थे। तो आज जो बजट पेश किया गया तो उसमें जो सोर्स है मैंने अमर उजाला से लिए हैं। एक दूसरी बात मैं बता दूं कि बजट क्या होता है। बजट में पैसे आते कहाँ हैं, पैसे जाते कहाँ हैं, बजट का इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले बजट कौन पेश करता है, महिलाओं का बजट में क्या क्या मिला, किसानों को क्या मिला, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात क्या करेंगे? बजट में हमेशा महिलाओं के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बजट में था ही, किसानों के लिए भी था, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। 5 महत्वपूर्ण चीज़ों को या 4 महत्वपूर्ण चीज़ों, मैं 4 ही मानता हूँ, बात हटा देता हूँ। 4 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसी चीज़ को समझकर हम लोग बजट को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं इस चीज़ को कहने का अधिकार रखता हूँ कि मैंने इस पर सुबह से मैंने कोशिश की है कि कैसे इसको सरल से सरल और संक्षिप्त में संक्षिप्त बनाया जाए, क्योंकि बजट मुझे समझ में बहुत कम ही आता है। लेकिन मैंने ऐसा लगा कि आज जो मैंने तैयार किया है वो बेहतर है समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में 11 बजे, ये बजट का जो टोटल पैसा था वो 47.66 लाख करोड़ रुपया था। अब इस राशि को समझने की कोशिश कीजिए। 47.66 लाख करोड़, हिंदी में 47.66 लाख करोड़ रुपये थे। अब ये जो पैसा था, इस पैसे को किस किस मंत्रालय को कितना दिया गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो पैसे है जो राशि है उसका आवंटन करे मंत्रालय को। कैबिनेट सचिव का ये अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कोटा गया है राशि वह रक्षा मंत्रालय यानी राजनाथ सिंह की झोली में गया है। 6.2 लाख करोड़ रुपये उनके पास गए हैं। दूसरा स्थान गया है नितिन गडकरी के मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसको मिला है, लगभग मेरे पास आंकड़े आ चुके हैं, 2.78 लाख करोड़। ठीक है, तीसरा रेलवे को गया है यानी अश्वनी वैष्णव जी की झोली में गया है 2.55 लाख करोड़। और चौथे स्थान पर आपके गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की झोली में गया है, लगभग मान लीजिए कि 2 लाख करोड़ पे गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़े जो पायदान पर है वो तो रक्षा मंत्रालय के हैं, तो रक्षा मंत्रालय को पकड़ लेते हैं। फिर जो हमारा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, और तीसरा जो हमारा रेल मंत्रालय है इसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद गृह मंत्रालय को पकड़ लेते हैं। इन 4 चीज़ों को पकड़ लेंगे तो जो 5 महत्वपूर्ण बात बोली लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने, इसी में जो बजट का सार है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले कदम चलना शुरू करते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1962 में, इंडिया साइन वार के बाद। उसके बाद संक्रमण काल के लिए गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन हटाइए उनको, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं।
तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, तो उसमें प्रसिद्ध नारा उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने किसानों की तुलना जवानों से कर दी। अब अटल बिहारी वाजपेयी कवि थे, राजनेता थे, तो कभी किसी चीज़ में पीछे कहाँ होता है। उन्होंने एक नया शब्द उसमें सृजन कर दिया। उन्होंने बताया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। याद होगा पोखरण आपको इन्हीं के कार्यकाल में बुरा हुआ था परमाणु परीक्षण। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत इस चीज़ को करने में सफल रहा। पर हमारे मोदी जी भी कहाँ किसी से पीछे होते हैं। उन्होंने एक नया शब्द इसमें और जोड़ दिया। पहले तो था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अब हो गया जय अनुसंधान। तो पहली बात इस बजट में उल्लेखित किया गया है कि जो भी लोग प्रौद्योगिकी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आने वाला समय स्वर्णिम युग होने वाला है। इसका कारण है कि भारत सरकार ने इस इंटरिम बजट में बोला है कि लगभग लगभग हटाइए 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर आपको प्रदान की जाएगी। अब उस राशि को लेकर आप अनुसंधान कीजिए और देश के लिए योगदान कीजिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। समझ में आया? दूसरा बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है 6.2 लाख करोड़ रुपया। इस पैसे से और इस राशि से उन्होंने करेंगे क्या? तो वित्त मंत्री ने लोकसभा में आज बोला कि भारत के पास आज के समय में 149 एयरपोर्ट है, यानी 149 एयरपोर्ट है। आप गूगल पर जाइएगा, विकिपीडिया पर जाइएगा, तो यह आंकड़ा कम बेस हो सकता है। ऐसे मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसी को लेकर चलते हैं कि मान लीजिए भाई भारत के समय अभी 149 एयरपोर्ट है। तो वित्त मंत्री ने बोला कि मैं गृह मंत्रालय को देता हूँ, सॉरी रक्षा मंत्रालय को पैसा मैं देता हूँ। अब ये जो पैसा है, अब भारत सरकार करेगी क्या कि 1000 नए विमान खरीदेंगी। और खरीदने का मेन कारण है कि देखिए ट्रायल 2 होता है और टायर 3 होता है। टायर 2 और टायर 3 को शहर को जोड़ने का काम करेगी। यानी एविएशन के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने इस बजट में एक ग्लिम्पस कह सकते हैं कि एक झलक उन्हें दिखा दी है। तीसरा बात समझने की कोशिश, कहा गया है कि 40 लाख ट्रेन के जो जनरल बोगियां हैं ना, डब्बे हैं, उनको वंदे भारत के तर्ज पर निर्माण किया जाएगा। समझिए बात को, कितना सिंपल मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की है। 40 लाख जनरल ट्रेन की बोगियां हैं, उस 40 लाख ट्रेन के जनरल बोगियां हैं, अब उसको जो वंदे भारत ट्रेन भारत में बनी है उसी के तर्ज पर उसको क्या कर दिया जाएगा, रूपांतरित कर दिया जाएगा। अब नया बनाने की जरूरत नहीं है, उसी जनरल बोगी को हम लोग उसमें ट्रांसफर कर देंगे। रेलवे में एक और बात कही गई है कि 3 कॉरिडोर बनाना है रेलवे के लिए, एक सीमेंट के लिए, एक एनर्जी के लिए यानी ऊर्जा के लिए, और एक खनिज के लिए। जब तीनों कॉरिडोर अलग अलग होंगे तो जो सामान का आवागमन होगा वह सुचारू रूप से सरल होगा, आसान होगा, समय की बचत होगी, और इसमें जो काम किया जाए कॉरिडोर बनाने का उसका लागत भी कम रखेगा। राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो मैंने सोर्स लिया अमर उजाला से उसमें इसका उल्लेख नहीं था। 3 बातें हमने समझ ली। चौथा बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि रक्षा मंत्रालय को भी पैसे मिले हैं, लेकिन वो राशि के प्रदान जब उसको हुई है तो वो चौथे स्थान पर है। तो मान लीजिए उसको 2 लाख रुपये मिले हैं, तो ये जो 2 लाख करोड़ रुपये जो मिले हैं ये CISF, CRPF, BSF के लिए तो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत सरकार इस बजट में उल्लेख करती है कि लगभग 3 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा परिवर्तन हम लोगों को आज़ादी के बाद देखने को मिल रहा है, जब 2019 में आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल से खुद समझने की कोशिश की और समझा कि सब समझा, तो मैं समझा कि आपको समक्ष बताऊं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगा होगा। हटाओ मच्छर यार। धन्यवाद। बस।